द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम रॉसल टेक्सास लिमिटेड के हालिया जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है और आगे क्या संभावनाएं हैं, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कंपनी, जैसा हम जानते हैं, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में अपनी एक अहम जगह बना रही है और अभी जो Q1 FY26 के नतीजे आए हैं, उसने काफ़ी ध्यान खींचा है। बिल्कुल। और उन्हीं नतीजों और जो कंपनी की आगे की योजनाएं हैं, उन्हीं के इर्द-गिर्द हमारी आज की बातचीत रहेगी। सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, बल्कि उनके पीछे की जो कहानी है और आगे की क्या दिशा हो सकती है, उसका है। तो हमारी चर्चा का जो सेंट्रल सवाल है, जो सीधे स्रोत सामग्री यानी Q1 FY26 अर्निंग्स कॉल से ही निकलता है, वो ये है, क्या रॉसल टेक्सास की ये जो हालिया प्रभावशाली ग्रोथ, मजबूत दिख रही ऑर्डर बुक और जो एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्या ये वाकई एक सस्टेनेबल और सफल भविष्य का साफ संकेत है? या फिर अगर हम दूसरी तरफ से देखें, तो क्या ये जो बढ़ती लागतें हैं, बिजनेस चलाने के लिए जो ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ रही है, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी और जो मार्केट में अनिश्चितताएं हैं, क्या ये कंपनी के जो ऊंचे लक्ष्य हैं, उनके सामने सीरियस रिस्क खड़ी करती हैं? मेरा पक्ष ये रहेगा कि कंपनी ने एक टर्निंग पॉइंट हासिल किया है। ये उसके फाइनेंशियल सुधार, बढ़ते कस्टमर बेस और भविष्य की जो ग्रोथ पोटेंशियल दिख रही है, उससे साफ है। मैं इन पॉजिटिव पहलुओं पर जोर दूंगा। और मेरा ध्यान रहेगा संभावित चुनौतियों पर, जैसे कॉस्ट का दबाव, प्लान्स को अमल में लाने से जुड़े जो रिस्क हैं, एग्जीक्यूशन रिस्क जिसे कहते हैं, और वो अनिश्चितताएं जो इस कह सकते हैं सुनहरी तस्वीर को थोड़ा धुंधला कर सकती हैं। मेरा तर्क होगा कि आगे की राह शायद उतनी सीधी ना हो जितनी अभी लग रही है। चलिए, मैं अपनी बात रखता हूं। मेरा मानना है कि Q1 FY26 के जो नतीजे हैं, वो रॉसेल टेक्सास के लिए सिर्फ एक अच्छी तिमाही नहीं है, बल्कि ये एक बुनियादी बदलाव का सिग्नल है। आप देखिए, जो टोटल इनकम है, पिछले साल इसी तिमाही में करीब 45 करोड़ थी। वो लगभग डबल होकर 88.29 करोड़ हो गई है। ये अपने आप में काफी प्रभावशाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट में वापसी। कंपनी पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें लॉस में थी, करीब 6 करोड़ के घाटे से सुधरकर अब 4 करोड़ का प्रॉफिट। और पीएटी यानी नेट प्रॉफिट, जो असली बॉटम लाइन है, वो भी करीब 4.5 करोड़ के घाटे से बढ़कर लगभग 3 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं कंपनी की स्ट्रैटेजी के काम करने और बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी का सबूत देते हैं। फिर आती है ऑर्डर बुक की बात। ये आगे की हेल्थ के एक बड़ा इंडिकेटर है। कंपनी के पास लगभग 2500 करोड़ के स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट्स हैं और 700 करोड़ से ज्यादा के कंफर्म्ड परचेज ऑर्डर्स हैं। 700 करोड़ के कंफर्म्ड ऑर्डर्स। हाँ, और इसमें से भी करीब 150 करोड़ के ऑर्डर तो इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरे होने की उम्मीद है। एवरेज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल का है, जो अगले कुछ सालों के लिए काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देता है। कस्टमर बेस भी तेज़ी से बढ़ा है। 2022 में कुछ गिने चुने कस्टमर्स थे, आज 30 से ज़्यादा हैं, जिनमें दुनिया के बड़े एरोस्पेस और डिफेंस ओईएम शामिल हैं। बोइंग पर जो डिपेंडेंस थी, वो भी कम हुई है, अब रेवेन्यू का करीब 40% है। कंपनी अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। मौजूदा कैंपस में ही 15,000 स्क्वायर फुट का एक्सपेंशन हो रहा है, जिस पर करीब 1.5 करोड़ की लागत आएगी और ये Q3 तक पूरा होने की उम्मीद है। फ्यूचर के लक्ष्य काफ़ी ऊंचे हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में कई गुना बढ़ोतरी की उम्मीद है, ऑपरेशनल मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़त, और सबसे अहम, अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी को एक एयरक्राफ्ट के टोटल काम के 5-7% हिस्से से बढ़ाकर 12-15% तक ले जाने का टारगेट है। 30 से ज्यादा इंडस्ट्री अवार्ड्स और बोइंग जैसे क्लाइंट से मिली मान्यता कंपनी की क्रेडिबिलिटी को और बढ़ाती है। साथ ही कंपनी सिर्फ डिफेंस पर ही फोकस नहीं है, बल्कि एरोस्पेस, स्पेस, एनर्जी, सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल, इन सेक्टर्स में भी अपनी प्रेजेंस बना रही है, जो डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा संकेत है। आपकी बातें सुनने में तो काफी उत्साहजनक हैं और आंकड़े भी वाकई प्रभावशाली लगते हैं। लेकिन मेरा काम, जैसा मैंने कहा, तस्वीर का दूसरा पहलू देखना है, और मुझे लगता है कि इस चमक के पीछे कुछ गहरी चिंताएं भी हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहली और सबसे अहम बात, बढ़ती कॉस्ट। अर्निंग्स कॉल में खुद मैनेजमेंट ने ये माना है कि रॉ मटेरियल और फाइनेंस कॉस्ट कर्ज की लागत बढ़ी है। हाँ, वो इसे स्ट्रैटेजिक और टेम्परेरी कह रहे हैं, लेकिन ये सीधे सीधे प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव तो डालता ही है। कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक लोन पर निर्भर है। दूसरी चिंता है वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, यानी बिजनेस चलाने और बढ़ाने के लिए कितना ज़्यादा कैश इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स में फंसा रहता है।
इन्वेंट्री और वर्किंग कैपिटल दोनों में बढ़ोतरी हुई है। मैनेजमेंट का तर्क है कि ये बड़े ऑर्डर्स को टाइम पर पूरा करने के लिए ज़रूरी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे जो इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ हैं उनको तो निश्चित रूप से प्रभावित करेगा ही। लेकिन ये कहना आसान है, करना शायद उतना आसान न हो, खासकर जब आपके पास लंबे रक्षा अनुबंध हों, जैसे कि EVIS, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इंटरकनेक्ट सिस्टम्स के लिए। इनके लिए आपको खास किस्म की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है। तीसरी बात, मार्जिन में जो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी रही है, मतलब उतार चढ़ाव। मैनेजमेंट आगे के लिए 18-22% EBITDA और 8-12% PAT मार्जिन का लक्ष्य रख रही है। लक्ष्य रखना अच्छी बात है, पर अगर हम पास्ट देखें तो कंपनी के मार्जिन काफ़ी ऊपर नीचे होते रहे हैं। खुद मैनेजमेंट ने माना कि Q1 का मार्जिन हिस्टोरिकली कम रहता है। तो सवाल ये है कि क्या ये ऊंचे लक्ष्य वाकई रियलिस्टिक हैं, खासकर तब जब कंपनी इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन कर रही है। चौथी बात, ये जो एम्बिशियस ग्रोथ प्लान्स हैं उनसे जुड़े एग्जीक्यूशन रिस्क। कंपनी फंड रेज करने की योजना बना रही है, लेकिन कितनी रकम, उसका इस्तेमाल कहाँ होगा, क्या बिजनेस बढ़ाने में या नई कंपनियां खरीदने में, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एक्विजिशन, और ये कब होगा, ये सब अभी पूरी तरह साफ नहीं है। फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन और MRO यानी मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल के बिजनेस में विस्तार की भी योजनाएं हैं, लेकिन इनके लिए कितनी कैपिटल चाहिए, टाइमलाइन क्या होगी और इनसे कितना रेवेन्यू आएगा, इस पर क्लैरिटी की कमी है। टेक्निकल कैपेबिलिटी को 5-7% से 12-15% तक ले जाना, जैसा आपने कहा, ये काफ़ी हद तक एक्विजिशन पर निर्भर हो सकता है, और एक्विजिशन के अपने रिस्क होते हैं। सही कंपनी ढूंढना, सही कीमत देना और फिर उसे सक्सेसफुली इंटीग्रेट करना। पांचवी बात, बाहरी अनिश्चितताएं। जियोपॉलिटिकल टेंशन और टैरिफ का क्या असर होगा, ये एक मुद्दा है। हालांकि मैनेजमेंट को छूट की उम्मीद है और उनका कहना है कि कॉस्ट कस्टमर्स पर पास ऑन की जा सकती है, पर यह एक अनसर्टेनिटी तो है ही। T7A रैड हॉक प्रोग्राम की डिलीवरी भी उम्मीद से धीमी रही है, जो दिखाता है कि बाहरी फैक्टर्स असर डाल सकते हैं। और आखिर में ये बिजनेस काफ़ी एम्प्लॉई इंटेंसिव है। कर्मचारियों की संख्या 680 से बढ़कर 950 हो गई है। ऑटोमेशन की योजनाएं ज़रूर हैं, लेकिन इस काम का नेचर ऐसा है कि एम्प्लॉयज़ पर निर्भरता बनी रहेगी, जिसका सीधा असर कॉस्ट स्ट्रक्चर पर पड़ता है। मैं मानता हूं कि कॉस्ट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जैसी चुनौतियां हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इन्हें कंपनी के ग्रोथ के बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। ये जो अभूतपूर्व रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट में वापसी हुई है, ये सिर्फ एक तिमाही का आंकड़ा नहीं है, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। 700 करोड़ से ज्यादा के पक्के ऑर्डरों वाली मजबूत ऑर्डर बुक अगले 1-2 साल के लिए एक सॉलिड बेस देती है, और स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट्स को भी हम पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन बहुत अहम है। बोइड पर निर्भरता का 40% तक घटना और 30 से ज्यादा क्लाइंट्स का जुड़ना, ये कंपनी की बढ़ती क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटीज का प्रमाण है। इससे रिस्क कम होता है। मैनेजमेंट ने अर्निंग्स कॉल में साफ किया कि कॉस्ट में बढ़ोतरी स्ट्रेटेजिक है, बड़े ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए जरूरी तैयारी और इसे नॉर्मलाइज करने की उनकी योजना है। ये एक तरह से ग्रोथ की कीमत है, ना कि कोई परमानेंट प्रॉब्लम। मैं ग्रोथ की संभावना से इनकार नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा सवाल इसकी सस्टेनेबिलिटी और कीमत को लेकर है। आपने 2500 करोड़ के स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट्स का जिक्र किया, लेकिन क्या ये पक्के रेवेन्यू की गारंटी है? नहीं, ये तो इस बात पर निर्भर करते हैं कि क्लाइंट्स भविष्य में कितने ऑर्डर प्लेस करते हैं। हमें उनकी कन्वर्जन रेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या कॉल में मैनेजमेंट ने इस पर कोई संकेत दिया था कि पास्ट में ऐसे एग्रीमेंट्स कितने हकीकत में बदले हैं, और ये जो नए ग्राहक जुड़े हैं, क्या वे बोइंग जितने बड़े और कह सकते हैं स्टेबल साबित होंगे? डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, लेकिन अगर आज भी 80% रेवेन्यू सिर्फ अमेरिका से आ रहा है, तो ये ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन का एक बड़ा रिस्क तो है ही। बढ़ती कॉस्ट और ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरतें, भले ही वो स्ट्रेटेजिक हों, मार्जिन पर लगातार दबाव बनाए रखेंगी। क्या मैनेजमेंट वाकई रेवेन्यू और प्रॉफिट में कई गुना वृद्धि जैसे जो इतने एम्बिशियस टारगेट्स हैं उन्हें हासिल कर सकता है, खासकर जब फंड रेजिंग और एक्विजिशन की योजनाएं अभी भी थोड़ी अस्पष्ट हैं और उनमें इतनी अनसर्टेनिटी है?
ये एक बड़ा सवालिया निशान है मेरे हिसाब से। जहां तक मार्जिन टारगेट्स का सवाल है, मैनेजमेंट का 18-22% ईबिडा और 8-12% पीएटी मार्जिन का लक्ष्य सिर्फ हवा-हवाई नहीं है। इसके पीछे ठोस तर्क हैं। पहला है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे जैसे कंपनी का प्रोडक्शन और बिजनेस बढ़ेगा, पर यूनिट कॉस्ट कम होनी चाहिए, ये स्वाभाविक है। दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स। कंपनी सिर्फ ट्रेडिशनल वायरिंग हार्नेस पर ही फोकस नहीं कर रही, बल्कि सेमीकंडक्टर, स्पेस और एनर्जी जैसे नए और पोटेंशियली हाई मार्जिन वाले सेक्टर्स में भी जा रही है। इन एरियाज से मिलने वाला रेवेन्यू ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कंपनी ने पास्ट में भी अच्छे मार्जिन हासिल किए हैं, तो ये टारगेट पूरी तरह से पहुंच से बाहर नहीं लगता। ये फ्यूचर की स्ट्रैटेजी पर आधारित एक सोचा समझा अनुमान है। लेकिन ये भी दिखाता है कि तिमाही दर तिमाही वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। मैनेजमेंट ने खुद माना कि Q1 हिस्टोरिकली एक कमजोर तिमाही होती है। तो क्या हम एक कमजोर तिमाही के आधार पर पूरे साल या भविष्य के लिए इतने ऊंचे मार्जिन की उम्मीद कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन के दौर में मार्जिन पर प्रेशर आना भी तो नेचुरल है। नई फैसिलिटीज पर खर्च, नए लोगों की हायरिंग, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट। क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल और नया प्रोडक्ट मिक्स वाकई इन सभी कॉस्ट को कवर करके इतने बड़े मार्जिन टारगेट हासिल करने के लिए काफ़ी होंगे? ये देखना भी बाकी है। और वर्किंग कैपिटल का मुद्दा फिर सामने आता है। इन्वेंट्री में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का सीधा असर मार्जिन और कैपिटल पर रिटर्न पर तुरंत दिख सकता है। मैनेजमेंट का 3-4 महीने की इन्वेंट्री का लक्ष्य सराहनीय है, पर क्या ये रियलिस्टिक है? खासकर EWIS जैसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉम्प्लेक्स नेचर को देखते हुए, जिनके लिए शायद लंबी अवधि तक पार्ट्स रखने पड़ सकते हैं। क्या कॉल में इस लक्ष्य को हासिल करने की कोई ठोस योजना बताई गई थी? एक्सपेंशन और इंटीग्रेशन प्लान्स को हमें फ्यूचर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ज़रूरी इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना चाहिए। 15,000 स्क्वायर फुट का कैपेसिटी एक्सपेंशन मौजूदा और आने वाले ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। टेक्निकल कैपेबिलिटी को 5-7% से बढ़ाकर 12-15% तक ले जाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये कंपनी को वैल्यू चेन में ऊपर ले जाने की स्ट्रैटेजी है। इससे कंपनी अपने क्लाइंट्स को ज्यादा कॉम्प्लेक्स और वैल्यूएबल सर्विसेज दे पाएगी, जिससे न केवल मार्जिन सुधरेंगे बल्कि क्लाइंट्स के साथ रिश्ते भी और गहरे होंगे। MRO जैसे नए एरिया में जाना रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करने का एक और तरीका है, जो एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंस कम करेगा। फंड रेज करने की जो पहल है, वो इन सभी स्ट्रैटेजिक कदमों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए फ्यूल का काम करेगी, चाहे वो इंटरनल ग्रोथ के जरिए हो या बाहरी एक्विजिशन के जरिए। ये फ्यूचर के लिए एक मजबूत नींव बनाने की दिशा में एक एक्टिव और जरूरी कदम है, न कि कोई गैर जरूरी रिस्क। एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू चेन में ऊपर जाना, लेकिन असली परीक्षा तो एग्जीक्यूशन की होती है। इन प्लान्स, खासकर एक्विजिशन और फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए भारी मात्रा में कैपिटल की जरूरत होगी। फंड रेजिंग इनिशिएटिव की ना तो रकम तय है, ना शर्तें, ना ही टाइमलाइन। एक्विजिशन के लिए सही टारगेट ढूंढना, उनका सही वैल्यूएशन करना और फिर उन्हें सक्सेसफुली इंटीग्रेट करना, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं और इसमें फेलियर का रिस्क हमेशा रहता है। क्या मैनेजमेंट के पास इन सभी नई पहलों को एक साथ सक्सेसफुली संभालने की कैपेसिटी और बैंडविड्थ है, जबकि उन्हें मौजूदा बिजनेस को भी तेजी से बढ़ाना है? यहाँ एक साफ एग्जीक्यूशन रिस्क है। टेक्निकल कैपेबिलिटी को डबल करने का लक्ष्य भी बहुत एम्बिशियस है, और जैसा कि मैनेजमेंट ने खुद संकेत दिया है, ये शायद बाहरी एक्विजिशन के बिना हासिल करना मुश्किल हो। MRO का सेक्टर लें, ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है जिसमें पहले से ही बड़े एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स मौजूद हैं। या रॉसेल जैसी अपेक्षाकृत नई कंपनी उनके साथ इफेक्टिवली compete कर पाएगी? इसके लिए न केवल कैपिटल बल्कि एक्सपर्टीज और मजबूत क्लाइंट रिलेशनशिप्स भी चाहिए होंगे। क्या ये सब रातों रात हासिल किया जा सकता है? कंपटीशन और मार्केट की चुनौतियों की बात करें तो ये सच है कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन हमें बड़ी पिक्चर देखनी होगी। ग्लोबल लेवल पर एरोस्पेस और डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ रही है। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें डोमेस्टिक कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर पैदा कर रही हैं। रोसेल की जो प्रूवन क्वालिटी है, टाइम पर डिलीवरी का रिकॉर्ड है और बोइंग जैसे मेजर ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते हैं, ये सब उसे इस बढ़ते हुए मार्केट में अपना शेयर बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन में रखते हैं। 30 से ज्यादा इंडस्ट्री अवार्ड्स और रिकॉग्निशन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वे कंपनी की कैपेबिलिटीज और क्रेडिबिलिटी का प्रूफ है। कंपनी सिर्फ डिफेंस पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि स्पेस, सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचर ग्रोथ एरियाज में भी एक्टिवली अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है।
ये दिखाता है कि कंपनी बदलते मार्केट के साथ खुद को ढाल रही है। अवसर जरूर हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना चुनौतियों से भरा है। कंपटीशन सिर्फ ग्लोबल दिग्गजों से ही नहीं, बल्कि भारत में उभर रही दूसरी डोमेस्टिक कंपनियों से भी है। एमआरओ जैसे नए सेक्टर में एंट्री करना आसान नहीं होगा। यहाँ बड़े भारतीय और इंटरनेशनल प्लेयर्स पहले से मौजूद हैं, जिनके पास बड़ा नेटवर्क, गहरी एक्सपर्टीज और मजबूत कस्टमर बेस है। रॉसल को उनके साथ सीधे मुकाबले में उतरना होगा। क्या उसके पास ऐसी कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है जो उसे इस भीड़ में अलग खड़ा कर सके? बारी फैक्टर्स जैसे टैरिफ, भले ही मैनेजमेंट छूट की उम्मीद कर रहा हो, एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। T7A रेड हॉक प्रोग्राम में उम्मीद से धीमी प्रोग्रेस भी एक चेतावनी है कि बड़े प्रोग्राम्स पर निर्भरता रिस्की हो सकती है, और बाहरी फैक्टर्स या प्रोग्राम स्पेसिफिक इश्यूज ग्रोथ की रफ्तार को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सफलता सिर्फ अवसरों को पहचानने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इन कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स और अनसर्टेनिटीज का सक्सेसफुली सामना करने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 80% रेवेन्यू अभी भी अमेरिका से आता है। किसी भी जियोपॉलिटिकल बदलाव या अमेरिकन पॉलिसीज में चेंज का कंपनी पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो मेरी बात का सार ये है कि रॉसेल टेक्सास ने Q1 FY26 में न केवल फाइनेंशियली प्रभावशाली वापसी की है, बल्कि एक मजबूत ऑर्डर बुक और क्लियर ग्रोथ स्ट्रेटजी के साथ फ्यूचर के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन भी रखी है। कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी एक्सपेंशन, टेक्निकल अपग्रेडेशन और स्पेस, सेमीकंडक्टर व MRO जैसे नए मार्केट्स में एंट्री की योजनाएं सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि कंपनी को अगले लेवल पर ले जाने के सोचे समझे कदम हैं। अपनी प्रूवन टेक्निकल कैपेबिलिटीज, क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट और इंडस्ट्री में बनी साख के दम पर रॉसेल ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में मौजूद और बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन में है। चुनौतियां हैं, पर अवसर उनसे कहीं ज्यादा बड़े हैं। और मेरे नजरिए से जबकि हालिया परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्लान्स निश्चित रूप से उत्साहजनक हैं, हमें सामने खड़ी जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उन्हें कम करके नहीं आंकना चाहिए। बढ़ती कॉस्ट का प्रेशर, बिजनेस चलाने के लिए ज्यादा कैश की जरूरत, हाई वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी और पास्ट में मार्जिन में देखी गई अस्थिरता, ये वास्तविक चिंताएं हैं जिनका समाधान ढूंढना होगा। एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान्स, चाहे वो कैपेसिटी ग्रोथ हो, टेक्निकल अपग्रेडेशन हो, इंटीग्रेशन हो या एक्विजिशन, इन सब में एग्जीक्यूशन का बड़ा रिस्क शामिल है, खासकर तब जब फंड रेजिंग की योजना अभी भी अनिश्चित है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पर तेज कॉम्पिटिटिव प्रेशर एडिशनल बाधाएं हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कंपनी की भविष्य की सफलता इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी कि मैनेजमेंट इन रिस्क्स को कितनी इफेक्टिवली संभालता है और अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को कितनी कुशलता से जमीन पर उतार पाता है। सुनहरी तस्वीर के पीछे की जो बारीकियां हैं वो महत्वपूर्ण हैं। ये स्पष्ट है कि रॉसेल टेक्सास विकास के एक बेहद रोमांचक लेकिन साथ ही उतने ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। यहाँ अपार संभावनाएं हैं तो जोखिम भी कम नहीं है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री यानी Q1 FY26 अर्निंग्स कॉल हमें कंपनी की ताकतों और कमजोरियों दोनों की एक स्पष्ट झलक देती है। आगे का रास्ता निस्संदेह मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजिक निर्णयों, उनके इम्प्लीमेंटेशन की सफलता और बाहरी इकोनॉमिक व जियोपॉलिटिकल माहौल पर निर्भर करेगा। और निश्चित रूप से इस विषय पर और गहराई से सोचने और समझने के लिए इस स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिस पर भविष्य में गौर किया जा सकता है। सहमत हूँ। आज के लिए इतना ही।